वर्मा सदन में उत्सव जैसा माहौल था। कल घर के बड़े बेटे अनिरुद्ध की शादी बहुत ही शालीन रीति से हुई थी और नई बहू आर्या भी घर आ गई थी। सुबह के 10 बजे के करीब कुछ रस्मों के लिए बहू को बुलाने के लिए उसकी ताई जी सुधा उसके कमरे के बाहर पहुंची तो तभी भीड़ कमरे से बाहर निकलती हुई दिखाई दी। सुधा ने पूछा, अरे रोहन, आर्या बहू तैयार हुई या नहीं? रोहन मुस्कुराते हुए बोला, ताई जी, वह तो कब की नहा धोकर तैयार हो चुकी है। तभी सुधा कमरे में प्रवेश करती है और बहू के आगे खाने की थाली रखी हुई देखकर आचार्य से उछल पड़ी। वह गुस्से से चीखते हुए बोली, अरे यह क्या? इसे खाना किसने करके दिया? अभी इतनी सारी रस्में होनी है, घर के सभी बड़े बुजुर्गों ने नहीं खाया और ये यहाँ खाना खाने बैठ गई। सुधा की तेज आवाज सुनकर रोहन फिर कमरे के भीतर आया और कहने लगा, ताई जी, कल रात को भी आर्या ने ठीक से कुछ खाया नहीं था। इसे सुबह बहुत भूख लगी थी तो मैं नाश्ता करने गया और इसके लिए भी नाश्ता लेकर आ गया। सुधा ने आश्चर्य से अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहा, हे भगवान, तो इसके लिए नाश्ता लेकर आ गया? यह औरतों वाले काम तो कब से करने लगा? आने के साथ ही इसने तुझे अपनी उंगलियों पर नचाना शुरू कर दिया है। उनकी चीख पुकार की आवाज सुनकर आर्या की सास मीरा भी कमरे में आई और अपने बेटे रोहन से जोर से बोली, क्या हुआ बेटा? सुधा गुस्से में बोली, मीरा, उससे क्या पूछ रही हो? मैं बताती हूँ। देखो, तुम्हारी बहू रानी सबसे पहले खाने के लिए बैठ गई है। आज तक ऐसा किसी ने नहीं किया। इतने में बाकी रिश्तेदार और मेहमान भी कमरे के बाहर आकर खड़े हो गए। सुधा ने गुस्से में कहा, मीरा, तुम्हारी बहू ने तो तुम्हारे बेटे को एक ही रात में गुलाम बना लिया। मेरी 24 सालों की परवरिश को नई बहू ने 24 घंटे में बर्बाद कर दिया। फिर रोहन ने कहा, पिताजी, इसमें इतना तमाशा करने की क्या जरूरत है? आर्या को भूख लगी थी तो मैंने उसे खाना दे दिया। वैसे भूख तो मुझे भी लगी थी, इसलिए मैंने तो किसी को बिना बताए भरपेट खा लिया। तो अगर आर्या के लिए भी मैं खाना ले आया तो इसमें गुलाम बनने वाली कौन सी बात है? और मैं तो आप लोगों के लिए भी खाना लेकर गया था। तब तो आपने ऐसा नहीं कहा कि मैं किसी का गुलाम बन गया हूँ। अगर मैंने अपनी पत्नी का थोड़ा सा ध्यान रख लिया तो आप मुझे जोलू का गुलाम क्यों कह रहे हैं? पत्नी को भी पति की सेवा करने और उसका ध्यान रखने की सीख दी जाती है ना? तो क्या वह पति की गुलाम होती है? यह रिश्ता परस्पर सहयोग का है। आज मैं उसके लिए कुछ करूंगा, कल वह मेरे लिए कुछ करेगी। इसमें एक दूसरे का भला ही होता है। रोहन के मुंह से ऐसी बातें सुनकर सुधा गुस्से में इधर उधर देखने लगी। पीछे खड़ी मीरा को देखकर वह वहां गई और उनका हाथ पकड़कर खींचते हुए बोली, अब तुम ही देख लो तुम्हारा बेटा कैसी हरकतें कर रहा है। कल तक वह तुम्हारा आज्ञाकारी था और आज इस पत्नी के लिए मुझसे बहस कर रहा है। देख लो, पहले दिन ही बहू रानी ने अपना जादू चला दिया है। आगे पता नहीं क्या होगा। मैं तो कहती हूँ कि अभी से बहू की लगाम कसकर रखो, वरना बेटा हाथ से गया। और तुम चुपचाप खड़ी होकर यह तमाशा देख रही हो। कैसे सास बनी हो तुम? बहू घर आ गई है ना, अब कठोर सास के किरदार में आ जाओ, वरना इस घर में तुम्हारा जीना मुहाल हो जाएगा। तुम्हारी जगह अगर मैं होती तो अभी के अभी बहू को उसकी औकात दिखा देती। यह सारी कड़वी बातें सुनकर बिस्तर पर सिर झुकाए बैठी हुई आर्या कांपने लगी। उसे लगा कि अब तो ससुराल में पहले ही दिन सास बहू के बीच खटास बढ़ने की शुरुआत हो गई। वह तो यह सोचकर आई थी कि ससुराल में सास के साथ ऐसे मिलजुल कर रहेगी कि उनकी जोड़ी हर जगह प्यार से देखी जाएगी और समाज में सम्मान मिलेगा। लेकिन यहाँ तो पहले ही दिन गड़बड़ हो गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वह सोचने लगी कि अगर मैं अपने ऊपर थोड़ा नियंत्रण रख लेती तो शायद यह परिस्थिति भी नहीं आती। वह रोते हुए हाथ जोड़कर कहने लगी, मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए। प्लीज आप इतनी छोटी सी बात के लिए मेरे प्रति अपने मन में कोई कड़वाहट मत रखिए। मैंने कुछ गलत नहीं किया, बस मुझे भूख लगी थी। ये अभी भी आपके ही बेटे हैं। इन्होंने पति का फर्ज निभाने की कोशिश की है और अगर आपको लगता है कि यह गलत है तो इन्हें माफ कर दीजिए। बात को संभालने के लिए आर्या घबराहट में
कुछ भी बोले जा रही थी। अब मीरा से यह सब और नहीं देखा गया। उसने सुधा का हाथ छुड़ाया और अपनी बहू के पास बिस्तर पर बैठकर प्यार से उसके सिर को सहलाते हुए बोली, बहू, तुम रो क्यों रही हो? अगर तुम्हें भूख लगी थी तो तुमने कुछ खा लिया, तो इसमें कोई अपराध नहीं किया। मैं तुमसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ। इधर देखो, मेरी आंखों में। क्या तुम्हें अपने लिए कोई नाराजगी दिखाई दे रही है? आर्या ने अपने आंसू भरी आंखों को पोंछा और अपनी बड़ी बड़ी पलकों को उठाकर अपनी सास की आंखों में झांका, लेकिन वहां केवल ममता का सागर लहराता हुआ दिखाई दिया। ना कोई शिकायत थी, ना कोई कड़वाहट। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ और वह बहुत भावुक हो गई। मीरा ने प्यार से उसे गले से लगाते हुए कहा, घर की बहू के लिए भोजन जरूरी होता है, किसी की अनुमति नहीं। अगर किसी को भूख लगी हो तो वह खाना खाएगा ही। इसमें इतना ढोल पीटने वाली कोई बात नहीं है। फिर अपनी जेठानी सुधा से बोली, अभी नई बहू किसी से इतना घुल मिल नहीं पाई है। उसके पास जो भी रहेगा उसी से वह खाने के लिए मांगेगी। हम तो सुबह से अपने कामों में व्यस्त थे। यहाँ से तो मुझे ही बहू के लिए खाना लेकर आना चाहिए था, लेकिन अगर रोहन ने अपनी पत्नी को खाना लाकर दे दिया है तो इसमें जोरू का गुलाम बनने वाली कोई बात नहीं है। बल्कि यह तो एक अच्छा जीवन साथी है, जो अपनी जीवन संगिनी की परवाह करता है। अगर यही शादी की पहली रात के बाद हमारे पति हमारे लिए खाना लेकर आते तो क्या हमें अच्छा नहीं लगता? मीरा आगे बोली, पहले दिन जब मुझे भूख लगी थी और मैंने अपनी सास को बताया, तो उन्होंने कहा था कि घर में जब बड़ी सभी बड़े खा लेंगे तब सबसे अंत में खाना, क्योंकि तुम नई बहू हो। सब देखेंगे कि तुम्हारे संस्कार कैसे हैं। यह सब सुनकर मुझे बहुत अजीब लगा था। भूख के मारे मेरी तबीयत खराब हो गई थी, क्योंकि शादी विवाह के चक्कर में वैसे भी मैं ठीक से खा नहीं पाई थी, और जब रात को भी ठीक से खाना नहीं खा पाई तो मुझे बहुत जोर से चक्कर आने लगे थे। रिश्तेदारों ने उल्टा ताना मार दिया कि बहू बहुत नाजुक है, पहले ही दिन बीमार पड़ गई, आगे पता नहीं इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे संभालेगी। मुझे बहुत बुरा लगा था। इंसान से जिम्मेदारियां निभाने की बातें की जाती हैं, लेकिन जब तक उसका पेट ना भरा रहे वह काम कैसे कर सकता है। लेकिन दुख की बात यह है कि खाली पेट में उन रस्मों की अदायगी नहीं कर पाई, क्योंकि मेरा ध्यान तो केवल मेरे पेट के दर्द पर ही था। उस दिन पहली बार एहसास हुआ कि मैं सच में मायके में नहीं बल्कि ससुराल में हूँ, क्योंकि मायके में तो माँ का चेहरा देखकर ही समझ जाती थी कि बच्चा भूखा है, लेकिन यहाँ तो बोलने के बाद भी खाना नहीं मिल रहा था। मीरा ने आंसू छिपाते हुए कहा, लेकिन मेरी बहू को वैसे दिन कभी नहीं देखने पड़ेंगे। फिर बहू से बोली, बेटी, तुम आराम से खाना खा लो, हम बाद में आते हैं। रोहन अपनी माँ की ओर भरी नजरों से देख रहा था। मीरा की बातें सुनकर सुधा का मुंह लटक गया। जब माँ और बेटा एक साथ हो तो बाकी लोगों की परवाह किसे होती है। आर्या का चेहरा एक बार फिर से खुशियों से दमकने लगा, और इस वक्त उसकी खुशी पहले से 100 गुना बढ़ गई। पहले उसे केवल प्यार करने वाला पति मिला था, लेकिन अब उसे यह सुकून भी मिला कि उसकी सास भी बहुत अच्छी है और उसके साथ अच्छा व्यवहार करेगी। अब उसे ससुराल के इस नए सफर में आगे बढ़ने में कोई हिचक महसूस नहीं हो रही थी। अगर हम सफर अच्छा हो तो रास्ते भी आसानी से कट जाते हैं और मंजिल तक पहुंचकर भी सुकून मिलता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।